16 ईयर्स के बाद छोड़ दिया आपने। मतलब आपने जब छोड़ा था आपकी सैलरी कितनी थी उसको? 2000 में मेरी सैलरी थी लगभग 22,000 रुपया। और ये इससे इनकम आपके साइड से? इसकी इनकम, साइड इनकम वाज क्वाइट बिग अमाउंट। घर पे थोड़ा अनबन हो गया। माय सन वाज, यंगर सन वाज जस्ट 4 ईयर ओल्ड। पर तो कुछ तो स्ट्रगल या कुछ ऐसा फेजेस आया कि जहाँ लगा यार ये मैंने गलत डिसीजन ले लिया या ऐसा कुछ? तभी म्यूचुअल फंड का जो कंसेप्ट था लोगों को मालूम ही नहीं था म्यूचुअल फंड क्या है। और 2000 में क्या हुआ कि यूनिट 64 क्लोज हो गया। देयर वाज अ प्रॉब्लम इन यूनिट 64 एंड दे क्लोज द यूनिट 64। तभी तो लोगों का बहुत सारा विश्वास उठ गया था कि म्यूचुअल फंड में भी ऐसा हो सकता है। और क्या लगता है आपको, जिस हिसाब से जो नई जनरेशन है, एजुकेटेड है और ज़्यादा फाइनेंशियली लिबरल है, फ्रीडम है उनके पास में, उनको लगता है कि ये फाइनेंशियल एडवाइज़र की ज़रूरत है, फाइनेंशियल एडवाइज़र को फीस देने के लिए एग्री होंगे? तो कैसे स्ट्रेटेजी कैसे आप अप्लाई करते हैं? मतलब जब आप मिलते हैं किसी क्लाइंट से तो कैसे, मतलब आप एजुकेट कैसे करते हैं उनको कि मतलब म्यूचुअल फंड सही है? लोगों को समझाने में ना थक जाता हूँ कि तो देन मैं भी तभी वही बोलता हूँ, अरे यार इतना समझाने के बाद इनको समझता ही नहीं है। स्वागत है आपका बिलियनर कोड सीरीज पावर्ड बाय निर्मल वंग में, जिसमें हम मिलते हैं चुनिंदा एमएफडी से जिन्होंने 100 करोड़ से भी ज्यादा का एयूएम इकट्ठा किया है, जिन्होंने कई सारी फैमिलीज की वेल्थ क्रिएशन की स्टोरी में सारथी बनकर साथ निभाया है। मिलते हैं इसी सीरीज में प्रणव मजूमदार जी से, जो 30 ईयर से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को ग्रो होते हुए देख रहे हैं। आज 1100 करोड़ से भी ज्यादा का एयूएम इकट्ठा किया है, 4000 क्लाइंट्स और 1800 फैमिली के साथ जुड़े हुए हैं। जानते हैं उनसे उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। स्वागत है प्रणव जी आपका बिलियनर कोड सीरीज में। थैंक यू राकेश जी। आपकी जर्नी के बारे में आप बताइए, कहाँ से कैसे स्टार्ट हुआ ये सारा एमएफडी का सफर आपका? वैसे देखिएगा तो सर 1985 में आई जॉइन कल्याणीवाला मिस्ट्री चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर्म फॉर एंड इन दर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। एंड जब ये इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करते थे तो उधर डायरेक्शन मिलता था कि एटीसी और फिर एटीसीसीबी का वो इन्वेस्टमेंट करेंगे इस शेयर्स में वगैरह, तो आपको कभी डायरेक्शन मिलता था। फिर काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट होती थी कि जो डायरेक्शन मिलती थी तो जो क्लाइंट्स थे वो पूछते थे कि कोई है क्या जो इन्वेस्टमेंट करने वाला है, तो मैं नंबर देता था। तभी मोबाइल नहीं थे, कुछ नहीं था, तो लैंडलाइन नंबर देना पड़ता। तो लैंडलाइन नंबर देने के बाद वो बोलते अरे वो फ़ोन नहीं उठा रहा है, तो फिर वो मेरे पास ही आते थे कि क्या करना है। तो फिर मैं बोलता था कि देखते हैं। देन आई टुक ए परमिशन फ्रॉम द ऑफिस टू स्टार्ट माई ओन बिजनेस। ओके। So the first agency I took is of Unit Trust of India. Then इंश्योरेंस का लिया। फिर अच्छा, उस वक्त ARN होल्डर नहीं होता? तभी ARN होल्डर था ही नहीं। ओके। कोई भी एजेंट बन सकता था और उसके लिए कोई रिक्वायरमेंट की जरूरत ही नहीं थी। ओके। NISM अगर कुछ नहीं कुछ नहीं था। ओनली यू टेक द एजेंसी, एजेंसी फॉर्म भरने का एजेंसी मिल जाता था और आप उसका एजेंसी चालू करो। आपको कोई सिखाने वाला ऐसा कुछ नहीं था, आपको फॉर्म भरना था और जाके वही इंस्टीट्यूशन में जाके देना। फॉर्म तो कोई भी भर लेगा। अर्ली स्टेज ऑफ। सो ये सब मैं करता था 1989 से। एंड इट स्टार्टेड विथ देयर क्लाइंट्स। फिर उनके साथ में उनके रेफरेंस से भी काफ़ी सारे आ गए, फिर मेरे भी दोस्त लोग आ गए, तो इसे करके मेरे पास काफ़ी सारे क्लाइंट हो। सो समवेयर इन 2000 आई लेफ्ट कल्याणीवाला मिस्ट्री। 16 ईयर्स के बाद छोड़ दिया आपने। मतलब आपने जब छोड़ा था आपकी सैलरी कितनी थी उसको? तभी मेरी सैलरी 2000 में मेरी सैलरी थी लगभग 22,000 रुपया। और ये इससे इनकम आपके साइड से? इसकी इनकम, साइड इनकम वाज क्वाइट बिग अमाउंट। तो आपको लगा कि बेटर है? हाँ, मैं सोचा इज बेटर ऑप्शन कि अगर मैं पूरा दिन ये काम के लिए दे दूँ। घर पे थोड़ा अनबन हो गया। माय सन वाज, यंगर सन वाज जस्ट 4 ईयर ओल्ड। तो माय वाइफ, माय मदर, दे सेड कि जॉब छोड़ के फिक्स सारी जगह ये वेरिएबल पे कहाँ से आएगा। बट लेकिन आई वाज टेलिंग देम कि कोई डरने की बात नहीं जो मुझे। और दूसरा ये था कि जब भी मैं मेरा चालू किया इन्वेस्टमेंट करने का वगैरह, तो ऐसा हुआ कि मेरा ऑलवेज आई वाज
डूइंग दी कि मुझे 30 साल पे मेरे को कितना पैसा चाहिए, 25 साल पे मेरे को कितना पैसा चाहिए, 30 साल पे कितना चाहिए, 35 साल पे कितना चाहिए, 40 साल पे कितना चाहिए. सो almost when I was just 2000, I was just 35, 36 year old. And I had achieved what I wanted. कि इतना पैसा मेरे पास था तभी कि लगभग कि मैं आराम से रह सकता था. मतलब इतना जबरदस्त प्लानिंग किया हुआ था आपका. प्लानिंग किया था क्योंकि ऑल माई मनी वॉज इन इन्वेस्टमेंट इन टू द शेयर्स एंड शेयर मार्केट ओनली बिकॉज कल्याणी वाला मिस्त्री का ऑफिस वॉज नियर द स्टॉक मार्केट. ओहो. काफी सारे अपने उनके इससे आपको लगता है डेस्टिनी था ऐसा? हो सकता है, डेस्टिनी हो सकता है, ये डेस्टिनी हो सकती है क्योंकि वहाँ जाने से ये सब हो सकता है. और आई वॉज मेनी टाइम्स आई यूज्ड टू गो टू द स्टॉक मार्केट. क्या मतलब वो क्यों इतना अच्छा लगने लग गया, क्या ऐसा था? मतलब रिटर्न बढ़िया थे या मतलब क्या आपको ऐसा लगा कि दूसरी जगह रिटर्न नहीं मिल रहा है, या एनएससी और उस वक्त इंदिरा विकास पत्र एनएससी जो होता था उस वक्त इंदिरा विकास पत्र 6 साल में डबल होता था. बिल्कुल. फिर एनएससी भी 6 साल में डबल होता था. तो जब भी आप स्टॉक मार्केट में डालते तो आप एनएससी में बता दूं शायद लोगों को, एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक, तो एक्चुअली नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है एनएससी. हाँ, जो पोस्ट ऑफिस में मिलते थे. बिल्कुल. और काफी सारे लोग वहीं डालते थे क्योंकि उसमें इनकम टैक्स के लिए डिडक्शन मिलता था. बिल्कुल. और उसी लिए लोग एनएससी लेते थे. लेकिन मैंने कभी वो एनएससी लिया नहीं. आई हैव ऑलवेज इन्वेस्टेड इनटू द स्टॉक मार्केट. तो डायरेक्ट इन्वेस्ट करते थे? डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में डालते थे. मेरा पहला इन्वेस्टमेंट वाज एचडीएफसी लिमिटेड. ओके. एट 100 रुपीज 50 पैसा मैंने 1986 में पहला वो एक शेयर लिया था, 100 रुपया 50 पैसे में. ओके. टुडे आई केप्ट दैट शेयर ऑल्सो, बट लेकिन आज इतना बढ़ गया वो शेयर, उसका मल्टीप्लाई हो गया शेयर. उसमें एचडीएफसी बैंक को भी मल्टीप्लाई हो गया. इट्स लाइक दैट. सो उसमें से 2000 में मैंने नौकरी छोड़ दिया. देन आई थॉट कि व्हाई शुड आई कीप एट होम ओनली. एंड देन तो मैं एक ऑफिस लिया. ये कंपनी व्हेन आई वाज देयर in their office only, that time I started this private limited company, Mangsidesh Investments Private Limited. इसका मैनुअली 1996. इसका मीनिंग ये है मांगसिदेश का कि मंगेश, आई एम फ्रॉम गोवा जी. आई एम सारस्वत ब्राह्मण. बिल्कुल. सो मंगेशी जो टेम्पल है तो वहीं मंगेश ये हमारा कुल देवत है. तो मंगेश का नाम था, तो मंगेश के नाम से रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में ऑलरेडी किसी ने रजिस्टर्ड किया था तो मिला नहीं, तो मैंने सिद्धेश ऐड किया उसमें. सिद्धेश इज माई एल्डर सन्स नेम. ओके. तो वो मांग सिद्धेश इन्वेस्टमेंट्स कर दिया. तो दैट वाज माय स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी. तो पहला क्लाइंट याद है कौन था? यस, मंगेश नाडकर्णी करके पहला क्लाइंट है 1989 में. आज भी हो है. ओके. इज वेरी ओल्ड बट इज क्वाइट हैप्पी. उनका सारा इन्वेस्टमेंट हमारे पास ही है, उनके लॉटर का. तो फिर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से आप म्यूचुअल फंड में किस तरह कैसे आए फिर? In 1989 also there were some mutual funds, like UTI was a mutual fund only. But what used to happen is somewhere in 1994 Pioneer mutual fund करके आया. So then 1998 में काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड आना चालू हो गए. बिरला आ गया, फिर टेम्पलटन आ गया. So तभी म्यूचुअल फंड का जो कंसेप्ट था लोगों को मालूम ही नहीं था म्यूचुअल फंड क्या है. और 2000 में क्या हुआ कि यूनिट 64 क्लोज हो गया. There was a problem in Unit 64 and they closed the Unit 64. तभी तो लोगों का बहुत सारा विश्वास उठ गया था कि म्यूचुअल फंड में भी ऐसा हो सकता है. बट 94 में जब सेबी फॉर्म हो गया और सेबी का ये आ गया तो ऑल दिस म्यूचुअल फंड स्टार्टेड कमिंग अंडर द सेबी. तो उसमें कुछ रेगुलेशंस आ गए. सो म्यूचुअल फंड स्टार्टेड डूइंग वेल, पर लोगों को ये मालूम नहीं था. सो हम लोगों ने जब भी लोगों को बोल दिया कि ये म्यूचुअल फंड में डालो, इन्वेस्ट करो, सो देन दे स्टार्टेड डूइंग इट. तो उनको समझ में आया कि अरे इसमें पैसा बन सकता है. द मेन थिंग व्हाट हैपेंड वाज दोज हु इन्वेस्टेड इन 2001 2004, द मार्केट वेंट अप फ्रॉम 2005 to 2008. दैट हैज गिवन देम फिनोमिनल रिटर्न. राइट. अगर किसी ने एनएससी में डालते 2002 में और 2008 में देखते तो उसका डबल ही हो गया था. लेकिन 2002 में जिसने पैसा लगाया म्यूचुअल फंड में उसका 4 गुना हो गया. अल्फा मिला, जबरदस्त अल्फा मिला. आपको शुरू में जैसे एकदम से स्टार्ट किया आपने चेंज करके एक फिक्स सैलरी से छोड़ के, ऑल्दो आपके बोल रहे हैं आपका कमीशन ज़्यादा आ रहा था, बट तो कुछ तो स्ट्रगल या कुछ ऐसा फेजेस आया कि जहाँ लगा यार ये मैंने गलत डिसीजन ले लिया, या ऐसा कुछ? कभी नहीं लगा. कभी नहीं. ओके. बिकॉज आई ऑलरेडी मेड माई मनी. नो. हाँ.
जितना पैसा मुझे चाहिए था उतना तो पैसा मेरे पास था। तो लेकिन आपको जैसे कोई ऐसा माइलस्टोन रखा था कि मेरा 100 करोड़ होगा ये, ऐसा कुछ दिमाग उस वक्त था, सोचा था? हाँ, कि मैं 500 करोड़ करूं 2015 तक, तो हो गया 2015 में 500 करोड़। कैसा फील हुआ? बहुत मजा आया। और आज आपको लगता है उस दिन जैसे 2000 में जब म्यूचुअल फंड इतना मतलब जस्ट पिकअप हो रहा था कि ये 2025 तक 75 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा ये, ऐसा लगा था आपने, मतलब किसी को? नहीं लगा था इतना होगा करके। और अभी नेक्स्ट 5 साल में डबल होने की उम्मीद है, तो क्या आपको लगता है? 100% हो जाएगा। Now that awareness has started coming with lots of advertisement by the AMFI, SEBI, म्यूचुअल फंड का एडवर्टाइजमेंट काफी सारा है, लेकिन it has still not reached the villages. It has reached to the villages, but they are afraid to invest. उनको क्या चाहिए कि मेरा पैसा डबल होवे, सेफ होवे, उनको ऐसा लगता है। उनको लगता है कि म्यूचुअल फंड ये ऐसा चीज़ है कि ये सट्टा है, अरे ये तो इन्वेस्टमेंट शेयर्स में करेंगे, शेयर्स में नुकसान होता है। ये पूर्व पहले लोगों को लगता था कि वो नहीं है, लेकिन जो दोज हु आर बोर्न आफ्टर 1990, they are all young generation, they wanted to invest only into mutual fund and shares only. तो और ये कैसे इसको पेनिट्रेशन को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए आपको लगता है, कितना मतलब और इसको स्पीड को तेज करना है? तो क्योंकि अभी भी बहुत लिमिटेड पेनिट्रेशन है। अभी सेबी ने अलाउ किया है जो 30 सिटीज जो है 2000 इंसेंटिव वो होंगे, उनके एक्स्ट्रा उनको कमीशन देंगे। बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर दोज हु आर इनटू द मोफिसाइल एरिया, उनको जाने आने का तकलीफ है, जाने के लिए गाड़ी नहीं, कार नहीं, बसेस लंबा टाइम से नहीं आते हैं, फिर उनको साइकिल से जाना है, उनकी खुद की मोटरसाइकिल से जाना है। देयर इज अ रिस्क ऑल्सो। एक विलेज से दूसरे विलेज जाने के लिए 5 किलोमीटर 3 किलो 5-6 किलोमीटर उनको जाना पड़ता है। इट्स नॉट ईजी फॉर देम। फिर फॉर्म भर के उसको जाके सिटी में जाके डिपॉजिट करना है। सो आपके हिसाब से 2000 रुपए पर पेन जो दे रहे हैं न्यू पेन, इज इट नॉट सफिशिएंट? गुड सफिशिएंट है उसमें, इतना सफिशिएंट नहीं है, लेकिन ठीक है, कुछ नहीं है तो कुछ तो मिला। बहुत बढ़िया। और प्लस लेडीज के लिए भी उन्होंने किया, करेक्ट, गुड, लेडीज के लिए भी किया हुआ। सो दैट्स अ ग्रेट थिंग फॉर द इंडस्ट्री। सो आज जो पेनिट्रेशन बढ़ेगा, जो वो दिन लोगों को, अगर वो लोग 5 साल रुकेंगे, कोई भी इन्वेस्टमेंट है, 500 रुपया भी डालेंगे और वो रुकेंगे, उनको दिखेगा यार 5 साल में मेरा 15 टका के हिसाब से मेरा बढ़ रहा है या 12 टका से मेरा बढ़ रहा है, तो देन दे विल से कि यार मुझे तो ये बिल्कुल बहुत कम मिल रहा था, तो अभी तो मुझे जास्ती मिल रहा है, तो दे विल स्टार्ट गोइंग इट टू दैट। सो अभी आपका कितना एम है और क्या सिप बुक? आज मेरा एम है 1150 करोड़ के आसपास है। और काफ़ी सारा ऐसा भी होता है कि लोग वो अपना AIF में भी डालते हैं। तो इसमें इक्विटी का पोर्शन कितना है? इक्विटी पोर्शन इज लगभग 70%। ओके। एंड 30% इज डेट। और सिप बुक? सिप बुक इज समवेयर अराउंड 1 करोड़ 20 लाख के आसपास है। वाह, 1% का ज़्यादा। 1% क्या? और प्लस क्लाइंट कितने होंगे? इतना साल हो गया, अभी 25-30 साल में 35 साल हो गया। 35 साल में लगभग 1800 फैमिलीज, सो लगभग हमारे 4500 क्लाइंट है। तो कैसे फोकस, मतलब आई विल टेल यू समथिंग। 4500 क्लाइंट, 1800 फैमिलीज जो मैंने बोला ना, उसमें ऐसे कोई फैमिलीज है कि उसके पिताजी है, ग्रेट ग्रैंडफादर इज 90 ईयर ओल्ड, उसका लड़का 65 ईयर ओल्ड, उसका लड़का 35 साल का, और उसका लड़का है ना 7 साल का है। चारों का सिर्फ 4 जनरेशन हो गए, और चारों का सिप आपके पास है? मेरे पास है। वाह, गुड। अभी 90 और का जो है उसका सिप नहीं है, क्योंकि नाउ ये स्टॉप सिप, पर इन्वेस्टमेंट काफी सारा होता रहता है, डाल देते हैं वैसा। तो आपको कोई स्ट्रेटेजी रहता है कि पर्टिकुलर कि भाई मैं ये सिप कराऊं या लमसम कराऊं या ELSS कराऊं? पर्सन। तो कैसे स्ट्रेटेजी कैसे आप अप्लाई करते हैं, मतलब जब आप मिलते हैं किसी क्लाइंट से तो कैसे सजेस्ट करते हैं? हम लोग पहले जब भी मिलते हैं क्लाइंट को, तो उनका प्रोफाइल समझ लेते हैं, उनको क्या ज़रूरत है, उसको कभी पैसा चाहिए, 5 साल के बाद चाहिए, 10 साल के बाद चाहिए, उनकी ज़रूरत क्या है, लड़के का एजुकेशन है क्या, कि उसको लड़के का शादी करना है। तो अब जो क्लाइंट्स ऐसे आते हैं, जैसे आपने बोला उनको कन्विंस किया आपने, पहले वो NSE मतलब फिक्स उसमें कर रहे थे, उसको आपने चेंज करवाया म्यूचुअल फंड इक्विटी की तरफ में, तो कैसे मतलब आप एजुकेट कैसे करते हैं उनको कि मतलब म्यूचुअल फंड सही है? आई शो देम माई ओन रिटर्न्स जी, कि ये मेरा देखो, मेरा इन्वेस्टमेंट देखो, आपको अगर सेटिस्फाई है आप करो। देन आई टेल देम कि आपको ये करना चाहिए, जरूरी है, तो ये हिसाब से दे डू इट।
देन आई टेल देम कि रिटर्न कभी कभी ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आज उनको बताया, लेकिन कभी क्या होता है कि मार्केट गोज डाउन, टुमारो व्हाट इज गोइंग टू हैपन आई आल्सो डोंट नो। बिल्कुल। मार्केट गोज डाउन, कुछ भी होता है, कुछ किसी ने वॉर हो गया, मार्केट वेंट डाउन बट देन अगेन इट वेंट अप। सो लॉन्ग टर्म अगर आप देखोगे तो इक्विटी मार्केट हैज गिवन फिनोमिनल रिटर्न्स। तो मैं उनको बताता हूँ कि देखो ये ऐसा ऐसा हुआ, लेकिन मार्केट नीचे गया, लेकिन आप अगर रुकते हैं तो आपको मिलता है वापस आ सो ऐसा नहीं है कि आपको नुकसान ही होगा। एक साल में आपको दिखेगा नुकसान, लेकिन 5 साल ये इन्वेस्टमेंट जो है म्यूचुअल फंड की, वो 5 साल की है मिनिमम, तो आपको रिटर्न दिखेगा, बैंक से आपको 100% जास्ती मिलेगा। तो ये जो लॉन्ग टर्म का जो आप बताते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का, तो ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं आप उनके साथ? ये मेरा बिजनेस ट्रिक है। हाँ, बताइए। तो क्या है कि हर उनका बर्थडे हमारे पास रिकॉर्ड है, जी। तो हर बर्थडे को उनको चॉकलेट जाता है मेरे ऑफिस की तरफ से, हमारी तरफ से चॉकलेट भेज देता हूँ, किसी का भी होने नहीं, मतलब कोई इरेस्पेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट अमाउंट? रिस्पेक्टेड चॉकलेट जाते हैं। इट वाज हैंडमेड चॉकलेट, मैं बना के लेता हूँ, मेरे क्लाइंट ही है, हाँ। तो वो बना के देती है, हाँ। और भेज देता हूँ उनको चॉकलेट सबको। और ऑफिस से फ़ोन जाता है या तो मैं फ़ोन करता हूँ, वो मैं हर टाइम सारे लोगों को फ़ोन करता हूँ बिल्कुल। क्योंकि बर्थडे हैप्पी बर्थडे करके। तो कभी कभी गाना भी गाता हूँ अच्छा। हैप्पी बर्थडे का, तो दे गेट सो एक्साइटेड कि अरे किसी ने तो मेरे लिए गाना गाया आज। तो आप मंगेशकर फैमिली के मतलब करीब होने का फायदा होता है। किसी आप कोई ऐसे कोई क्लाइंट का जिसके आपने मतलब जैसे आपने ऑलरेडी बताया कि उसका शादी के लिए आपने अलग से करवाया 5 लाख का 90 लाख, ऐसे और कोई क्लाइंट है जिसकी वेल्थ क्रिएशन में आपने मतलब जेन्युइनली कंट्रीब्यूट किया और वो आपको बोल रहे हैं कि भाई अच्छा हुआ आपने मुझे सही टाइम पे, शायद उन्होंने जैसे घर बनाया हो या मतलब जैसे शादी सारे होते हैं, काफी सारे वो लोगों का घर हो गया, we drew from here and then bought it in they bought the house। लेकिन मैं तो लोगों को बोलता हूँ कि सेकंड होम मत लेना, क्योंकि उसमें फायदा नहीं है आपको। एक रहने के लिए घर इज ओके, इन्वेस्टमेंट के लिए घर नहीं होना चाहिए, कारण उसमें आपको रिटर्न नहीं आता है। बिल्कुल। सो इक्विटी इज बेस्ट। आई कैन बेट ऑन दैट, बिल्कुल। क्योंकि मैंने एक क्लाइंट के साथ ये किया था, तो पता चला उनको कि नहीं मिलता। हाँ, मतलब रियल एस्टेट इज वो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट नहीं है, तो बिल्कुल सही है। बेचने के लिए भी तकलीफ होती है, बेचने के लिए 6-6 महीना लगता है। लेने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेने के लिए आप जाके घर ले सकते हो, आपको लोन मिलता है, लोन लिया, घर ले ली। लेकिन जब बेचने का टाइम आता है तभी आप बेचा नहीं जाता है घर, 3-3 महीना 6-6 महीना लिक्विडिटी नहीं है उसमें। यहाँ लिक्विडिटी इतनी है कि आप तीसरे दिन में आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। लेकिन साथ में यहाँ पर वॉलेटिलिटी इतनी है, तो इक्विटी मार्केट में जब डाउन टाउन आता है तब आप कैसे संभालते हो अपने आप को पहले और फिर अपने क्लाइंट्स को? मुझे संभालने का मुझे अभी तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है कि मार्केट नीचे ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, वो ऊपर जाएगा ही जाएगा। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। फिर क्लाइंट को कैसे कन्विंस करते हो? क्लाइंट को बताता हूँ मैं कि ऐसा नहीं है, मैं उसको पीछे का बात समझाता हूँ कि क्या हुआ है, पीछे देखो, ये ऐसा हुआ था तो मार्केट नीचे गया था, लेकिन उसके बाद में 2 साल में देखो क्या रिकवर हो गया। आज क्या है, जो लोगों ने SIP किया ना उनको बताने का बहुत इजी होता है, क्योंकि SIP हर महीने का जो जाता है अलग अलग NAV पे जाता है। अगर किसी ने 10 साल का NAV किया, 10 साल का SIP किया हुआ है, तो उसको पता चलता है कि NAV हम लोग बताते हैं कि देखो 2008 में ऐसा हुआ, मार्केट नीचे गया, तो देखो आपको NAV में कितना फर्क पड़ा, नीचे आया आपका NAV में, SIP चाहते गया। हमने आपको बोला कि एडिशनल करो उसमें, तो आपने एडिशनल किया बिकॉज मार्केट वॉज डाउन, और आपको वो बेनिफिट मिला, और आज मार्केट वापस ऊपर गया। सो NAV का चार्ट से कन्विंस करते हैं। 2020 में जब ये कोविड आ गया, एवरीबडी वाज कैश। आई विल टेल यू वन मोर स्टोरी इन दैट, बिकॉज वी आर सो मेनी क्लाइंट्स एंड अपने पास इतने सारे किस्से है ना कि वो, तो हम किससे सुनने के लिए बैठे? उस किस्से ऐसे है कि 2020 में एक क्लाइंट था, उन्होंने ऐसा बताया कि अरे भाई ये कोविड आ गया, को पूरा वर्ल्ड जाएगा। मतलब तो क्या हुआ, जाने दो। बोलते यार मेरा इन्वेस्टमेंट है, उसका लगभग 4.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था। वो कैसे 5-8 साल में उसका बनाया था ये पैसा, SIP लमसम डाल के ऐसा बनाया था। तो बोला नहीं मेरा विड्रॉ करो। बोला अरे मत करो,
My son was also there. So I told him नहीं करो. But then he said तू नहीं करेगा तो मैं खुद करेगा और डाल दिया. मतलब ठीक है मैं कर लेता हूँ, मेरे को चाहिए तो पैसा दे देता हूँ. So 22 मार्च को क्लोज हो गया. 23 मार्च को उसको पैसा मिला. What he did was he put it into the RBI 7.85% बॉन्ड में डाल दिया सारा पैसा. वो एक दिन में मार्केट और नीचे गया था तो 4-4.5 करोड़ जो था उसका वो उसको मिला था 4 करोड़ 10 लाख या 15 लाख उसको पूरा डाल दिया उसने. मैंने मेरे लड़के को बोला कि देख ये आदमी है ना, जिंदगी में इसका इतना पैसा बनाया ना, ये आगे चल के इतना पैसा बनाएगा नहीं और इसमें जो टैक्स आएगा वो टैक्स अलग आएगा उस पर. आज लास्ट ईयर मैंने उसको बोला कि देख भाई तूने ये सब विड्रॉ किया पैसा, अगर तू विड्रॉ नहीं करता ना तो आज 12 करोड़ पे पहुंचता. वो सेम एनएवी से आप कंपेयर करें और ये स्टेटमेंट भी भेज दिया उसको कि तूने विड्रॉ किया 4 करोड़ 10-12 लाख और आज वो 4 करोड़ 12 लाख का 12 करोड़ पे पहुंचता. तो रिग्रेट करते हैं इस बात? बोलते हैं जलाओ मत. तो अभी इन्वेस्ट किया कि नहीं उन्होंने? अभी करता है. अच्छा, अभी कर रहा है वापस. तो वापस चालू हो गया ना, पूरा जीरो हो गया था ना. तो इसी इंसिडेंट से लेते हैं जो आपने बताया, जैसे कि आपने उनको कन्विंस किया पर्सनल लेवल पे, तो ये जो फिजिकल टच था, आप उनसे मिलते थे तो उन्होंने फिर से वापस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए एग्री हो गए. बट अगर यही डिजिटली होते तो शायद वो कर लेते और शायद उनको पता भी नहीं चलता था कि इतना फर्क. तो आप ये क्या कहना चाहते हैं कि जेन्युइनली सारथी होना कितना ज़रूरी है, मतलब मशीन वर्सेस मैन? बहुत इम्पोर्टेंट है. अगर आप खुद डिसीजन लेते हो ले सकते हो डिसीजन, लेकिन आपको साथ में कोई चाहिए जिसको आप कंसल्ट कर सको कि क्या हो सकता है. अपना पास कभी कभी मुझे भी लगता है अरे बेच देंगे, लेकिन बेचने के बाद यार देखता है कि अरे यार ये बढ़ गया. तो डायरेक्ट तो कोई ना कोई तो अपने को साथ में चाहिए कि जो अपने को गाइड करेगी कि नहीं यार रुको जरा. तो डायरेक्टर रेगुलर में जो 1% बचाने का है, तो सारथी जरूरी है या कमीशन जरूरी? डेफिनेटली जरूरी है. ओके, डेफिनेटली जरूरी है. तो 1% जो कमीशन के बारे में नहीं सोचना चाहिए, रिटर्न के बारे में देखना चाहिए. रिटर्न के बारे में, क्योंकि यू विल सेल इट, डेफिनेटली सेल इट. मैं जो आपको एग्जांपल दिया, इट्स अ लाइव एग्जांपल. इन स्पाइट ऑफ मी हैविंग हिम विथ हिम, स्टिल उसने है ना बेच दिया. बिल्कुल समझने के बाद, बिकॉज ही वॉज नॉट इन अ मूड टू लिसन. फिर हम लोग कुछ नहीं कर सकते. जब मशीन रहेगा तो बिल्कुल उस पर तो कोई कंट्रोल ही नहीं है. आपने खाली एक बटन दबा दिया, सेल हो गया. सो इतना इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट. सो आप कैसे, अभी जो नए जनरेशन आ रही है वो जॉब की ना जाके ये सिर्फ एमएफडी जॉब को चुने या एमएफडी प्रोफेशन को सेलेक्ट करे, तो कैसे मोटिवेट करेंगे? क्या लगता है आपको फ्यूचर? आपने तो जब चालू किया था तब तो आपको मालूम ही नहीं था कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री कहाँ से कहाँ जाने वाला है, बट अभी हम समझ रहे हैं कि किस तरफ इसका रुझान है और 5 साल में ये जो 25 साल का सफ़र है वो शायद नेक्स्ट 5 साल में पूरा कर लेगी. तो आप कैसे मोटिवेट करेंगे उनको कि एमबीए पास आउट होके, और कैसे वो शुरू में? कोई जरूरत नहीं है कि शिक्षा होनी चाहिए ये लाइन में. आप जैसे जैसे आपको पता चलता है, आपको जो एक्सपीरियंस होता है वहीं से आप चालू करो कि लोगों को बताना है कि भाई ये इन्वेस्टमेंट करो, तो आपको भी तो कमीशन मिलेगा ही. बट इट्स नॉट बैड, स्मॉल कमीशन आता है, लेकिन आपको जो शांति मिलेगी ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको पैसा बना के दिया मैंने. सो किसी की वेल्थ क्रिएशन स्टोरी में आप भागीदार बन जाओगे. तो बट जो इनिशियल 2 साल 3 साल जब तक उनके एक सर्टेन अमाउंट नहीं होगा, अभी एयूएम आपको एयूएम बनाने पड़ेगा. तो उसके लिए वो कैसे करो, उसके आसपास एयूएम जब भी बनता है तभी आपका बराबर चले. तो कैसे कब तक कैसे वो? थोड़ा पैसा तो आपको चाहिए. कोई भी चीज में आप अगर आप जॉब भी करते हो तो आपको पैसा तो स्टार्टिंग में कम ही मिलता है. जैसा आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे ही आपका सैलरी बढ़ता है ना. बट आपने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया, आप उनको बोल रहे सेक्रीफाइस करने के लिए, तो आपने, क्योंकि आपको तो मौका मिला पैरेलली करने का. हाँ, तो ये वैसा भी आप कर सकते हो, पैरेलली भी करो, या तो आप चालू करो सुबह से शाम तक. तभी मैं इतना काम करता था कि सुबह जल्दी 7 बजे पहला मेरा अपॉइंटमेंट आता था. लेकिन आपको लगता है कि ये जो बहुत सारे एमएफडी जो पार्ट टाइम करते हैं और उनको उतना सक्सेस नहीं मिलता है, तो ये फुल टाइम करना चाहिए? बेटर है. फुल टाइम करेंगे तो उनको फायदा जास्ती होगा. क्या है, हम लोग जाके लोगों को मिलते नहीं है. आपको ना सुनने की आदत नहीं है. बिल्कुल. आपको 100 लोगों को मिलेंगे, आप 100 लोग ना बोलेंगे तो
101 वह आदमी जो है ना आपको हाँ बोलेगा, और वही आदमी आपको ना और 2 लोगों को दे देगा। तो जितनी मीटिंग्स कर सकते करो, यस, फेलियर की मत सोचो। मत सोचो। बिल्कुल बिल्कुल। हम काफी सारे फोन कर रहे थे पहले, हम्म। फिर फ्लायर्स डालते थे लोगों के लिए मिलने के लिए, काफी सारा चीज करते थे। आज वो नहीं कर सकते, लेकिन आप फोन तो आज व्हाट्सअप कर सकते हैं और भी व्हाट्सअप कर कर सकते हो। बिल्कुल आज रील बना सकते हो, बिल्कुल। रील आप बना के आप उसको वायरल करो। तो इसमें जो नए एमएफबीज है या जो अभी जो इतने सक्सेसफुल नहीं है, जिनकी 100 करोड़ की जर्नी अभी जारी है, उनके लिए आप क्या मिस्टेक्स है उनको अवॉइड करना चाहिए, क्या चीजें हैं जिनको वो उनको अवॉइड करना चाहिए? उनको एक अवॉइड ये करना चाहिए कि देखो, ऐसा नहीं है कि मायूस नहीं होना चाहिए पहली बात, और दूसरा है ना, उनको है ना चर्निंग नहीं करना चाहिए। लोग बोलते हैं कि क्या ये फंड में पैसा डाला था, 1 साल में उसने रिटर्न दिया, लेकिन अगले साल में उसका रिटर्न कमती आया तो उसमें से विड्रॉ कर लेते हैं, विच इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। सो मायूस नहीं होना चाहिए, बल डटे रहो और लोगों के साथ बात करते रहो। क्या शर्माने के, आपका धंधा है, लोगों को बोलो पैसा है, पैसा डालो। ना बोल दिया ना, जैसे जैसे क्या बोले ना, ना सुनने की आदत डालो। ना सुनने की आदत डालो। और आपको क्या लगता है अभी ये जैसे पहले आपके जब 2000 में तो बहुत ज़्यादा अपफ्रंट कमीशंस था, वो धीरे धीरे कम हो गए, 2020 में तो अपफ्रंट भी हट गया, और जिस तरह से टीईआर भी कम होता जा रहा है, तो फ्यूचर में अगर कमीशन और रेट कम होगा तो होने वाला ही है। तो क्योंकि अगर कोई भी फंड है, उसका कोई स्कीम 1 लाख करोड़ पे पहुंच गया, तो उसका तो सेबी ने बोला ही है कि आपको इतना कमीशन चार्ज ही करने का। बट वॉल्यूम आप कह रहे हो बड़ा हो जाएगा, तो वॉल्यूम बड़ा हो जाएगा आपका, वॉल्यूम बड़ा होगा। और क्या लगता है आपको, जिस हिसाब से जो नई जनरेशन है, एजुकेटेड है और ज़्यादा फाइनेंशियली लिबरल है, फ्रीडम है उनके पास में, तो उनको लगता है कि ये फाइनेंशियल एडवाइज़र की ज़रूरत है, वो लोग फाइनेंशियल एडवाइज़र को फीस देने के लिए एग्री होंगे? शायद नहीं होंगे, यंग जनरेशन नहीं होगा फीस देने की, क्योंकि दे थिंक कि मैं खुद करूँगा। तो आज आपने देखा भी होगा कि सेबी ने काफ़ी सारे ये बच्चे, यंग जनरेशन जो है, जो मैंने बोला था कि 1990 से जो जनरेशन है, दे गो फॉर शेयर्स, जिस ऑप्शंस फ्यूचर्स मार्केट में काफ़ी सारा पैसा डाल के आज नुकसान पहुंचा है। तो सेबी का वो ये भी था कि दे आर पब्लिश द रिपोर्ट कि 100 में से 90 पीपल आर लूजिंग मनी। Yes. और उसका डेटा भी आया था कि कितना पैसा लूज हो रहे हैं, 1 लाख लोग 1 लाख रुपया तक लूज हो गए ऐसे काफ़ी सारे लोग। काफ़ी इट्स नॉट इजी फॉर पीपल टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट। नहीं, मेरा ये इसमें ये था कि ये जो न्यू जनरेशन है, ये इनिशियल में आप सही कह रहे हैं कि ऑप्शन में, लेकिन एक थोड़े टाइम बाद में जब वो मैच्योरिटी लेवल आता है, तब वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और वेल्थ बनाने के लिए चालू करते ही हैं नॉर्मली, जब क्योंकि आदमी जब मिडिल मैनेजमेंट में जाता है उसका टाइम मेरे इसमें देखा मैंने, यंग जनरेशन जो है ना, दे वांट टू टेक मोर रिस्क, सो दे टेल मी कि मुझे शेयर मार्केट में डालना है। ओके, हम शेयर मार्केट का भी काम करते हैं, तो हमको मालूम है कि क्या करते हैं बच्चे। सो दे वांटेड टू पुट इट इनटू द शेयर्स, और बोलेंगे कि ये शेयर लेना है तो एसेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। तो उनको फिर आप म्यूचुअल फंड की तरफ कैसे लेकर बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड में डाल के थोड़ा पैसा है उसका 10%, हम लोग बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड में डाल के देखो। देन दे रियलाइज कि अरे इसमें मेरा पैसा बढ़ा, शेयर मार्केट में मेरा पैसा नहीं बढ़ा। लोगों का आज, बच्चों को क्या चाहिए, आज पैसा डाला कल डबल चाहिए। नहीं, आप डायरेक्ट में डाल सकते हैं, बट रिसर्च करना पड़ेगा उसके लिए, वो आपके पास में टाइम है, अगर आप सब कुछ कर सकते हैं एज ए फंड मैनेजर तो आपके लिए ठीक है, बट अदरवाइज आप बेटर है कि आप वो ऑप्शन किसी अच्छे जो समझदार है फंड मैनेजर उसको दीजिए। एब्सोल्युटली। ये प्रोफेशन में आपको क्या चेंज किया, मतलब पेशेंस लेवल बढ़ा आपका, या क्या मतलब आपको इस मतलब क्या चेंजेस आपको लगे आफ्टर यू बिकम फुल टाइम एमएफडी? ऐसा कुछ चेंज तो नहीं हुआ, लेकिन लोगों को समझाने में ना थक जाता हूँ कि, तो देन मैं भी तभी वही बोलता हूँ, अरे यार इतना समझाने के बाद इनको समझता ही नहीं है। अच्छा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अल्टीमेटली वी डिसाइड, चलो ठीक है, उनको जो करना है करने दो, फिर वो 5 साल बाद वापस आएंगे ये देखने के बाद कि मुझे इधर ही रिटर्न जास्ती मिला, इधर रिटर्न कम थी मिला। तो 5 साल तक लेकिन रेगुलर टच में रहते हैं? 100%। आपके हिसाब से फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है?
फाइनेंशियल फ्रीडम की बहुत सारी व्याख्याएं होगी। पैसा अपने पास रहेगा तो आप कुछ भी कर सकते हो। आप बिना पैसे का पानी चाहिए तो पानी का बॉटल भी लेना है, तो आपको तो पैसा देना ही है ना। पहला दूसरा चीज़ है खाना, तो हर रोज चाहिए ना, तो उसके लिए आपको खाना ऐसा फ्री नहीं मिलेगा ना बिना पैसे का, तो पैसा तो चाहिए। हाँ, लेकिन कभी मिलेगा पैसा आपकी जब एजुकेशन कंप्लीट होता है, चलो पकड़ के चलो 25 साल 27 साल, जब तक आप जॉब पे लगते हो, आप कितना साल तक काम करोगे, करके चलो 58 50 58 और 60, उसके बाद में क्या? उसके बाद में तो आपको पैसा चाहिए ना। एंड दैट इज द टाइम यू रिक्वायर मनी, मोर मनी। ऐसे मैंने लोग देखे कि एट द एज ऑफ 55 दे कम टू मी एंड से कि अरे मैं 5 साल में रिटायर होने वाला है, अभी मेरे पास पैसा ही नहीं है। एंड दैट टाइम दे रियलाइज कि मेरे पास पैसा नहीं है, बिकॉज दे हैव स्पेंड ऑल द मनी ऑन ऑल व्हाटएवर दे वांट, दे हैव नेवर सेव्ड इट। सो मैं बोलता हूँ पहले आप जब भी 25 साल के रहोगे या 27 साल के रहोगे, जो भी है, आप जितना भी बचा सकते हो, 1000 रुपया बचा डाल दो, इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दो उसको। अरे आपको ऐसा भी करने की जरूरत नहीं है। जितना पैसा बचता है डालते जाओ, so that will give you phenomenal return because the compounding will go on happening. कंपाउंडिंग जो होता है ना, वो कंपाउंडिंग होते जाएगा। एट्थ वंडर। यस। सो आपको एक एग्जांपल देता हूँ, यही मैं बोलता हूँ कि 2002 में एक क्लाइंट आए थे, उनको भी एनएससी में डालना था। मैंने बोला मत डालो, तो भी उसने एनएससी में डाला। मैंने बोला 5000 रुपया मेरे लिए डालो, तो उन्होंने 5000 रुपया डाला था। कोई फंड में, उसमें मिड कैप फंड में डाला था। 5000 रुपये का आज के दिन पे 7 लाख रुपया हो गया है। वाओ। आज 23 साल हो गया, 23 साल में 7 लाख रुपया 5000 रुपये का खाली। यू कैन इमेजिन व्हाट टाइप ऑफ हेल्थ यू कैन क्रिएट। तो आपकी इस लाइफ में पूरे मतलब इतने साल से आप इतने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, कोई इंस्पायरेशन या कोई एडमायर जिसको आप एडमायर करते हो, कोई पर्सनैलिटी? काफी सारे हैं, आई डोंट वांट टू नेम देम, but there are some of them from the fund managers, some of them are now CEOs also. लेकिन कोई उनकी क्वालिटी होगी जिसकी वजह से काफी सारे। बात करने का स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए और कन्विंसिंग टू दी क्लाइंट। आपको कन्विंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्लाइंट के लिए, हम कैसे कन्विंस करते हो। सो व्हाट इज योर ड्रीम फॉर योर नेक्स्ट 10 years के लिए? Next 10 years I want to take my company to the next level, so that will be somewhere around 3000 crores. तो वो तो वैसे ही डबल, मतलब तीन, हाँ जी, 1150 से 3000 करोड़ बोल रहा हूँ मैं। 10 साल में 3 That will be ओके। many more branches. लेकिन अभी ब्रांचेस ओपन करके भी कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि सब ऑनलाइन होता ही है। आप कहाँ से भी कर सकते करो तो ऑनलाइन कर सकते हैं। फाइनली आप कोई मैसेज देना चाहेंगे यंग इंडियंस के लिए कि म्यूचुअल फंड में वेल्थ क्रिएशन किस तरह से होता है? डेफिनेटली आई वुड लाइक टू टेल ऑल दोज यंग पीपल, जैसे ही आप ज्वाइन करोगे कंपनी या आप अपना बिजनेस चालू करोगे, तो उसमें से बिजनेस में से प्रॉफिट में से 15% आप म्यूचुअल फंड में डालना चालू करें। अगर सैलरीड है तो उसको 20% आपको सैलरी में से डालना ही है, क्योंकि आपको जब भी आपको लगेगा अरे यार मेरा प्रोविडेंट फंड मिलता है, लेकिन प्रोविडेंट फंड आपको काम नहीं आएगा। जितना सैलरी आपका 60 साल पे अपना सैलरी होगा, उससे वो जो अगर 1 लाख का सैलरी आपका 60 साल पे रिटायरमेंट के टाइम पे होगा और आपको प्रोविडेंट फंड मिलेगा 50 लाख रुपया, उस पर आपका 1 लाख रुपया निकलेगा नहीं। तो आपको हर साल हर महीने इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। वो आपको 20% आपका सैलरी का बचा नहीं पड़ेगा। Then you will live good life after retirement. थैंक यू प्रणव जी, आपकी स्टोरी जान के बहुत ही इंस्पायरिंग और मजा आया सुन के। ये अच्छा आपका इनिशिएटिव है। जितने जास्ती MFDs होंगे इंडिया में, उतने काफ़ी लोग इन्वेस्ट करना चालू करेंगे। आज के दिन पे 1,78,000 MFDs है खाली जी। तो उसको लेके जाना है 30 लाख 50 लाख तक, तो ही लोगों को पहुंचेंगे। 1 करोड़ 140 करोड़ की आबादी में पहुंचने के लिए 50 लाख लोग तो चाहिए जी बिल्कुल। तो ही वो होगा, नहीं तो नहीं होगा। और इसमें कोई शक ही नहीं है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका घर भी चलेगा। अल्टीमेटली अपना घर भी चलाना ही है, तो आपका घर चलेगा अगर आप ये इन्वेस्टमेंट लोगों को बताएंगे। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।